हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं जो टॉपिक चर्चा करने वाला हूं वो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिलेशन। उस पर चर्चा करते हैं हम, क्योंकि अभी आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री 11 जुलाई को न्यूजीलैंड से लौटे हैं। तो इस कारण से ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में हो जाता है और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक प्रारूप की कि किस तरीके से हम न्यूजीलैंड के बारे में समझेंगे। तो भारत न्यूजीलैंड संबंध, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। जो आप जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा, अभी जो 3 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो एक अंतिम पड़ाव के तौर पर न्यूजीलैंड हुआ करता था, तो वो देखेंगे। फिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद भारत न्यूजीलैंड आपसी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर हम चर्चा करेंगे कि रणनीतिक साझेदारी की स्थिति क्या है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के लिए न्यूजीलैंड का महत्व क्या है, भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, फिर सुझाव और कंक्लूड कर देंगे उसको। तो ये हमारा एक फॉर्मेट रहेगा और इसी फॉर्मेट के आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के संबंध है बहुत पुराने हैं, ऐसा नहीं है कि अभी के संबंध हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके न्यूजीलैंड पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक वार्ता की। 4 दशकों, लगभग 40 साल के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला द्विपक्षीय दौरा हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को इस दौरे के दौरान रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया है और अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर समझौते किए गए, ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे कि रक्षा है, पर्यटन है, खेल है, आपदा प्रबंधन है और डेयरी उद्योग है, पशुपालन जैसे उद्योग हैं। तो इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा है और द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लक्ष्मण ने भारत को एक भरोसेमंद मित्र बनाया। ऐसा कहा उन्होंने कि भारत एक हमारा भरोसेमंद मित्र है। न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की प्रशंसा भी की उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। तो इस तरीके से ये न्यूजीलैंड एक महत्वपूर्ण संबंधों की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच में रिलेशंस एक सामरिक रणनीतिक भागीदारी के तौर पर बढ़ रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण के द्वारा भारतीय समुदाय की चर्चा करना, एक भरोसेमंद मित्र के तौर पर भारत को बताना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि इस दौरान, इस यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो जैसा आप जानते हैं कि दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के तौर पर विकसित करने का काम किया है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा भारत की इंडो पैसिफिक नीति और भारत की मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत कर लिया है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की स्थिति है। तीसरी बात है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर हैं। संबंधों को रणनीतिक संबंध का दर्जा देना सिर्फ एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है। तो यह रणनीतिक साझेदारी एक महत्वपूर्ण स्थिति पर दोनों देशों के बीच में दिखाई दी। अब बात आती है कि इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसको किया ओरा मोदी कार्यक्रम कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान ऑकलैंड के स्पार्क एरिना पार्क है और वहां पर यह बड़ा आयोजन किया गया। इस आयोजन में 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे, जिनमें से अधिकांशतः भारतीय समुदाय के लोग हुआ करते थे। इंडियन कम्युनिटीज ऑफ इंडियन ओरिजिन। आपको मैं बता दूं कि न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, महज 54 लाख की जनसंख्या है। यहां पर 54 लाख की जनसंख्या, जिसमें से 3 लाख भारतीय हैं। तो ये जो यहां पर आए उनकी संख्या लगभग 10,000 हुआ करती थी। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इसका नाम दिया गया किया ओरा मोदी कार्यक्रम। किया ओरा एक शब्द है न्यूजीलैंड की माओरी भाषा का, जिसका अर्थ होता है नमस्ते या स्वागत। जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं ना, एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, ऐसे किया ओरा न्यूजीलैंड का एक अभिवादन शब्द है जिसका मतलब नमस्ते या स्वागत है। इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी मौजूद थे। उन्होंने भारतीय समुदाय की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय लोग उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय लोगों का न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों ने पारंपरिक नृत्य, शंखनाद और तमाम तरीके के देशभक्ति के नारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। स्पार्क एरेना को इस दौरान एक मिनी इंडिया के तौर पर बदल दिया गया। तो जैसे तमाम देशों में जाकर के भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत होता है, उसी दौरान किया ओरा मोदी कार्यक्रम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित हुआ। अब बात कर लेते हैं हम कि ये जो यात्रा हुई प्रधानमंत्री की, इस यात्रा की उपलब्धियां क्या रही, न्यूजीलैंड की यात्रा की उपलब्धियां क्या रही। तो भारत और न्यूजीलैंड ने एक तो रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने रोड मैप टू 2030 जारी किया है, जिसमें व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, कृषि, पर्यटन, खेल, संस्कृति, इंडो पैसिफिक सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। ये जो रोड मैप टू 2030 है, ये कोई वित्तीय प्रतिबद्धता या कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व नहीं होता है, बल्कि ये रणनीतिक साझेदारी के लिए एक क्रियान्वयन ढांचा है, जिसको इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क कहा जाता है। मतलब ये जो रोड मैप टू 2030 है, ये एक प्रकार का इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क है, जिसके आधार पर आगे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे।
तीसरी बात, रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार के समझौते किए गए हैं। जैसे दोनों देशों ने एनुअल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग को शुरू किया है इस यात्रा के दौरान। नेवल लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में बात की है। हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन के बारे में सहयोग स्थापित किया है और रक्षा सहयोग की नई व्यवस्था, तमाम तरीके की बातें डिफेंस कोऑपरेशन में की गई हैं। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 3500 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए और आगे बढ़ाते हुए नियमित उच्च स्तरीय वार्ताओं, विदेश मंत्रियों के संवाद, संसदीय विनिमय और वार्षिक सचिव स्तरीय बैठकों को संस्थागत रूप प्रदान किया गया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। कुल मिलाकर के इस बैठक में लगभग 18 ठोस फैसले लिए गए, जिनमें 10 तो समझौते शामिल हैं, जिनमें अगले 4 वर्षों में संबंधों को मजबूत करने की रूपरेखा तैयार करना शामिल है। हिंद प्रशांत में समुद्री सहयोग बढ़ाना शामिल है। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड के रक्षा बलों के बीच में पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता, रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़े समझौते यहां पर शामिल किए गए हैं। तो यात्रा की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसके दौरान देखी गई हैं। अब चर्चा करते हैं हम लोग भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों की पृष्ठभूमि के बारे में, कि हमारे और इसके बीच संबंधों की पृष्ठभूमि कैसी रही है। कुछ थोड़ी सी चर्चा हम पृष्ठभूमि में चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध है आज के हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 के गैलीपोल अभियान, यहां पर भारतीय नौसैनिकों ने ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड सेना के सैनिकों के साथ मिलकर के युद्ध में भागीदारी की थी। आगे चलकर के दोनों देशों के बीच वर्ष 1952 में औपचारिक तौर पर राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। दोनों देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, समान विधिक प्रणालियों, लोकतांत्रिक नियम आधारित विश्व व्यवस्था, इन सब का समर्थन करते हैं। इस कारण से भारत और न्यूजीलैंड के बीच अनेक समानताएं विद्यमान हैं। तो ये रिलेशन हमारे आज के नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 1915 के गैलीपोल युद्धाभ्यास या वो गैलीपोल अभियान, इस दौरान से ही रिलेशन हमारे आगे बढ़ते रहे। अब बात करते हैं भारत न्यूजीलैंड आपसी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के बारे में। तो इस रणनीतिक साझेदारी में बहुत सारी स्थितियां रही। अब ये समझ लेना यहां पर बहुत जरूरी है कि ये रणनीतिक साझेदारी होता क्या है। जो न्यूजीलैंड के साथ और दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी की है। न्यूजीलैंड को अगर इस सूची में, रणनीतिक साझेदारी की सूची में शामिल कर दिया जाए तो लगभग 46 देशों के साथ, 46 देश और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सभी को मिला दिया जाए तो भारत ने रणनीतिक साझेदारियां और इस तरीके के समझौते किए हैं, इस तरीके की व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस वो पहला देश है जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी को शुरू किया। इसके बाद तो बहुत सारे देशों के साथ हमने किया। रूस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूके है, यूरोपीय संघ है, तमाम देश, मतलब लगभग 46 देश इस रणनीतिक साझेदारी में शामिल हो गए।
रणनीतिक साझेदारी कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, इसके विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं। ये कोई कानूनी तौर पर निर्धारित की गई श्रेणियां नहीं है, बल्कि देशों के द्वारा आपसी संबंधों की घनिष्ठता, मतलब गहराई, विश्वास, सहयोग, इन सब दायरों का एक तरीके से रणनीतिक विश्लेषण है। भारत जो रणनीतिक साझेदारी करता है उसके भी कई स्तर भारत ने दिए हैं। जैसे आज अगर आप देखें तो कई देशों के साथ हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, तो कई देशों के साथ हम कंप्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा यूरोपीय संघ के साथ में मदर ऑफ ऑल डील शब्द का प्रयोग किया गया था। कई देशों के साथ में हम स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देते हैं, जैसे कि जापान। तो ये डिपेंड करता है आपके उसके साथ में कैसे रिलेशन है और क्या स्थितियां हैं। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप संबंधों की घनिष्ठता, दिल से दिल की गहराइयों का मिलन, एक तरीके से आप कह सकते हैं घनिष्ठता। तो न्यूजीलैंड के साथ में हमारे स्ट्रैटेजिक साझेदारी की स्थिति बनी है और इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसको रोड मैप टू 2030 कहा गया है, जिसमें एक मजबूत, समावेशी और सतत विकास को शामिल करने की स्थिति है। इस साझेदारी में तमाम स्थितियों को शामिल किया गया है, जैसे इंडो पैसिफिक में सामरिक सहयोग, चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सुरक्षा, इकोनॉमी, ट्रेड एग्रीमेंट, एग्रीकल्चर, शिक्षा, डायस्पोरा, तमाम तरीके के ये सारे विषय हमने इस रणनीतिक साझेदारी पर शामिल किए हैं। तो आइए हम सब एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये रणनीतिक साझेदारी में क्या है। सबसे पहले इंडो पैसिफिक में सामरिक सहयोग जो न्यूजीलैंड के साथ विकसित किया गया है। दोनों देशों ने नियम आधारित इंडो पैसिफिक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कमान, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय, जिसको अनक्लोज कहा जाता है, उसके अंतर्गत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर आपसी सहमति, ये सब प्रकट किए हैं। न्यूजीलैंड ने इस बार भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन पुनः प्रकट किया है। न्यूजीलैंड ने इंडो पैसिफिक महासागर पहल, जिसको IPOI कहा जाता है, इसके समुद्री सुरक्षा स्तंभ को प्राथमिकता प्रदान की है, जिसमें अवैध फिशिंग है, जो IUU कहा जाता है, इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग, इस पर नियंत्रण और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। दूसरे नंबर पर हम देखें तो चीन के बढ़ते प्रभाव के संतुलन की भी बात हुई है। आप जानते हैं कि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र, पूरे के पूरे एशिया पैसिफिक में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। तो न्यूजीलैंड दक्षिण प्रशांत में स्थित है, जहां चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ये आप न्यूजीलैंड देख रहे हैं, दक्षिणी प्रशांत का देश है एक। और भारत इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है।
ऐसी स्थिति में यह रणनीतिक संतुलन स्थापित करने के लिए एक अच्छा कदम हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में रणनीतिक साझेदारी एक तरीके से भारत की सागर नीति, जिसको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन कहा जाता है, सागर नीति, और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी मजबूती देता है। तो ये चीन को संतुलित करने के लिए दोनों देशों के बीच में स्थापित किया गया सहयोग एक महत्वपूर्ण सहयोग है। तीसरी बात, यहां पर रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग स्थापित किया गया है। भारत न्यूजीलैंड की रणनीतिक साझेदारी से संयुक्त नौसैनिक सहयोग बढ़ेगा, लॉजिस्टिक समर्थन दोनों देश एक दूसरे को करेंगे, और समुद्री डोमेन अवेयरनेस में वृद्धि होगी, जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कहा जाता है। इस रणनीतिक साझेदारी से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच भारत की रणनीतिक पहुंच भी मजबूत होगी। अगर हम बात करें सैन्य विनिमय और नौसैनिक अभ्यास, इनके बारे में, तो इनका भी विस्तार होगा। इनका विस्तार होने से समुद्री सहयोग, हाइड्रोग्राफी और नौवहन मानचित्रण, पारस्परिक रसद समर्थन, रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, इन सब के बारे में नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी इस समझौते के परिणाम स्वरूप। इस साझेदारी से दोनों देशों के बीच में नियमित सहयोग बढ़ेगा, समन्वय और सूचना साझाकरण के लिए वार्षिक तौर पर समुद्री सुरक्षा संवाद स्थापित किए जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों ने नए मैरीटाइम कोऑपरेशन अरेंजमेंट की घोषणा की है। ये जो नया मैरीटाइम कोऑपरेशन अरेंजमेंट है, जिसको एमसीए कहा जा रहा है, उसके तहत समुद्री सुरक्षा संवाद स्थापित किया जाएगा और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने पर सहमति बनाई है। तो आप देखिए कि दोनों देशों के बीच में रक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहयोग विकसित किया गया है। संयुक्त कार्यबल 150, जिसको CTF 150 कहा जाता है, उसके तहत वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच में एक रक्षा सहयोग समझौता हुआ था। यहां मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि वर्ष 2025 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसने नियमित सैन्य जुड़ाव और नौसैनिक बंदरगाह विजिट, जिसको नेवल पोर्ट विजिट्स कहा जाता है, उसको बढ़ावा देने पर समझौता किया था। इसी दौरान न्यूजीलैंड ने संयुक्त अभ्यास आयोजित करने और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल के साथ जुड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तो 2025 से ही हमारे रक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ना शुरू हो गया था। चौथी बात कर लें हम आतंकवाद रोधी और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में। तो जैसा कि भारत आतंकवाद का बहुत बड़ा शिकार रहा है, तो न्यूजीलैंड ने आतंकवाद के क्षेत्र में भी अपना संकल्प व्यक्त किया है कि आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति की न्यूजीलैंड निंदा करता है, उसका विरोध करता है। आतंकवाद के समर्थन और वित्त पोषण का विरोध करने के बारे में उसने स्पष्ट किया। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड सुरक्षित, स्थिर और शांतिपूर्ण संबंधों की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, जो चाहे वो समुद्री पायरेसी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, उसका न्यूजीलैंड समर्थन नहीं करता।
पांचवी बात आती है आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की। तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग इस रणनीतिक साझेदारी से बहुत अधिक आगे बढ़ेगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल में दोनों देश मुक्त व्यापार समझौता कर चुके हैं। इस दौरान लक्षण ने इसे आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस समझौते को अभी हालांकि संसदीय मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन वो भी मिल जाएगी और अब तो रणनीतिक साझेदारी हो गई है, तो और तेजी से ये संबंध आगे बढ़ेंगे। तो भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी से ये जो अप्रैल 2026 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, उसका क्रियान्वयन भी अब तेजी से हो जाएगा। मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा मिलेगा। एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीटेक, नवीकरण ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इन सब क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं खुलेंगी। इस दौरान यह घोषणा की गई कि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 3500 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा। और यहां तक कि न्यूजीलैंड ने तो अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश का कमिटमेंट दिया है। यह कमिटमेंट न सिर्फ निवेश है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का एक संकेत है। तो ये जो भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी रोड मैप 2030 है, उसके तहत दोनों देशों ने द्विपक्षीय वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को साल 2030 तक 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। मतलब 2 गुना करके 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर, जिसको लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है। तो ये जो टारगेट रखा है, इसी स्थिति में यहां पर ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में क्या कोई वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, क्या यह महज एक समझौता है। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 50% व्यापार में वृद्धि हुई है सिर्फ 3 वर्षों में। तो ये रोड मैप वर्ष 2024 के कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अंतर्गत वर्ष 2025 के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारस्परिक मान्यता व्यवस्था के माध्यम से विश्वसनीय व्यापार को और अधिक सुगम बनाएगा। भारत न्यूजीलैंड से बहुत सारी चीजें का व्यापार करता है। जैसे आप देखो कि भारत न्यूजीलैंड से ऊन, लोहा और इस्पात, मतलब आयरन एंड स्टील, फल, ड्राई फ्रूट्स, एल्यूमिनियम, इन सब चीजों का आयात करता है। साथ ही फार्मास्यूटिकल है, मशीनरी है, टेक्सटाइल है, कीमती पत्थर हैं और तमाम तरीके की धातुएं हैं जिनका भारत न्यूजीलैंड को निर्यात करता है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहेगा अब रणनीतिक भागीदारी हो जाने के कारण से। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत में हो रहे आर्थिक बदलाव की भी चर्चा की और उन्होंने अपना एक अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने एक बात कही कि दोनों देशों के कारोबारी व्यापार के लिए नए अवसर तलाशें, नए अवसर खोलें।
तो बहुत वर्ष पहले क्रिस्टोफर लक्सन जब किसी एक कंपनी में काम करते थे तब भारत आए होंगे, तो उन्होंने कहा था कि भारत में मजदूरों को उस दौरान सिक्कों में मजदूरी मिला करती थी और आज तो भारत ने बहुत तरक्की की है, उसका चर्चा उन्होंने किया था। तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन में हमारा सहयोग अच्छा खासा रहेगा। अब बात करें अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो यहां पर दोनों देशों के बीच में सहयोग बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। बागवानी, वानिकी, पशुपालन, कीवी, सेब, शहद की उत्पादकता और डेयरी क्षेत्र में बहुत सारे सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में एक सहयोग ज्ञापन पर समझौता भी किया गया है। भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत में कीवी के लिए, कीवी एक फल है जिसके उत्पादन के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। ये विशेषकर नागालैंड और उत्तराखंड के क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। कृषि उत्पादकता साझेदारी के अंतर्गत कीवी फ्रूट कार्य योजना पर भी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, ये मजबूत सहयोग करेंगे और भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए भी बहुत सहयोग बढ़ाएंगे। अगर हम शिक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार के बारे में बात करें तो भी दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग को विकसित किया गया है। दोनों देशों के इस रणनीतिक रोड मैप 2030 में शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल मॉडिफिकेशन और तमाम तरीके की उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया गया है। दोनों देशों के बीच में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, स्टार्टअप, एआई, फिनटेक, स्किल डेवलपमेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दोनों देशों के बीच में टैलेंट मोबिलिटी और नवाचार साझेदारी को बल देने की बात कही गई है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR, यह भारत का एक केंद्र है। NCPOR जो कि गोवा में है, और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी विश्वविद्यालय, इनके बीच में एक सहयोग समझौता हुआ है जिससे जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी ली जाएगी, उसमें अनुसंधान किया जाएगा, आर्कटिक अनुसंधान को सुदृढ़ करने की बात की गई है। इसी तरीके से भारत का निफ्टेम और न्यूजीलैंड का मैसी विश्वविद्यालय, इनके बीच में भी समझौता किया गया है, तो जिससे अनुसंधान, शैक्षणिक आदान प्रदान, ये सब चीजें बढ़ेंगी। तो एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में भी सहयोग बढ़ा। इंडियन डायस्पोरा को लेकर के भी बात की गई है, भारतीय प्रवासी समुदाय के संबंध में, क्योंकि भारतीय प्रवासी न्यूजीलैंड में 3 लाख से अधिक हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या का लगभग 5% इंडियन डायस्पोरा है, और ये डायस्पोरा दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 लाख से अधिक न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की तो भारतीय समुदाय से संवाद भी किया, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर दोनों देशों ने बल भी दिया। इसके बाद टूरिज्म के क्षेत्र में भी काम किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने और सीधी उड़ानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी रणनीतिक साझेदारी में व्यवस्था की गई। दोनों देशों के बीच पर्यटन को आसान बनाने के लिए एक पर्यटन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, टूरिज्म कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच पर्यटकों के पारस्परिक आवागमन को बढ़ावा दिया जाए।
इस उद्देश्य के लिए दोनों देशों के बीच में हवाई सेवा समझौते को भी संशोधित रूप प्रदान किया गया है, एयर सर्विस एग्रीमेंट को, ताकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी और नॉन स्टॉप उड़ानों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाए। खेल के क्षेत्र में आपसी सहमति बनाई गई है। खेल पर भारत न्यूजीलैंड संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत क्रिकेट और अन्य खेलों के बारे में सहयोग विकसित किया जाएगा। यह समझौता तो ऐसे दौरान हुआ है जब भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी करने वाला है। तो 4 साल बाद भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी करना है और यह 4 साल का एक अच्छा वक्त न्यूजीलैंड के साथ खेलों को साझाकृत करने के लिए एक मददगार साबित होगा। इसके बाद हम देखें तो आपदा प्रबंधन, साझेदारी और सोलर अलायंस पर भी हमारे सहमति बनी है। भारत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी एनईएमए, इन दोनों के बीच में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तैयारियों के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही न्यूजीलैंड ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इन दोनों में शामिल होने पर अपनी सहमति भी प्रकट की है। तो यह आपदा प्रबंधन में साझेदारी है। दोनों देशों के बीच में बहुपक्षीय सहयोग भी है। मल्टी अलाइनमेंट, न्यूजीलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को समर्थन करता है। साथ में न्यूजीलैंड भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी जिसको कहा जाता है, उसमें प्रवेश का भी समर्थन करता है। दोनों देश, भारत और न्यूजीलैंड, वैश्विक शासन में सुधारों का समर्थन करते हैं और न्यूजीलैंड ने इस बार फिर एक बार कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। न्यूजीलैंड एक मजबूत समर्थक रहा है भारत की स्थायी सदस्यता का। न्यूजीलैंड भारत के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, जिसको सीडीआरआई कहा जाता है, उसका भी सदस्य है। दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी से यह मल्टी अलाइन कॉपरेशन और ज्यादा बढ़ेगा, जिसे संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूटीओ, इंडो पैसिफिक मंच, अनक्लोज कानूनों, डब्ल्यूएचओ, इन सब में संशोधन करने के लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये तमाम क्षेत्रों में हमारे और न्यूजीलैंड के बीच में एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की गई है और उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, जो दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करेगा। अब बात आती है कि भारत के लिए न्यूजीलैंड क्यों इतना महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है, उसका एक ब्रीफ अध्ययन हम कर लें। तो आप देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति इससे मजबूत होगी अगर हम न्यूजीलैंड के साथ जाते हैं। दूसरी बात, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत की पहुंच मजबूत होगी। तीसरी, चीन के प्रभाव के बीच हमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों के साथ में विश्वसनीय लोकतांत्रिक साझेदारी का नेटवर्क तैयार करने का एक अवसर मिलेगा। न्यूजीलैंड और भारत की साझेदारी से व्यापार, निवेश, तकनीकी और शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग में भारत की भूमिका और ज्यादा प्रभावी होगी। इन सभी दृष्टिकोणों को अगर देखा जाए तो भारत न्यूजीलैंड के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्र साबित होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंधों में कोई चुनौतियां नहीं है। दोनों देशों के बीच संबंधों में अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। जैसे हमने जो सामरिक भागीदारी समझौता और रोड मैप 2030 तैयार किया है,
इसके क्रियान्वयन में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर हम बात करें डेयरी क्षेत्र में गतिरोध की, हमारा जो कॉपरेशन है वो डेयरी क्षेत्र में बढ़ा है इस सामरिक भागीदारी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गतिरोध नहीं है। आप देखिए कि भारत का डेयरी उद्योग एक सहकारिता आधारित डेयरी उद्योग मॉडल है। लाखों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका का आधार है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड एक प्रमुख निर्यातक देश है डेयरी क्षेत्र में। ऐसी स्थिति में अगर हमारे देश में निर्यात उसका बढ़ता है और भारत न्यूजीलैंड से आयात बढ़ाता है तो हमें नुकसान होगा। यही बाधा तो अमेरिका के साथ भी थी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है यहां पर भारत के छोटे छोटे किसानों की निर्भरता और न्यूजीलैंड का निर्यातक होना। तो भारत को यहां पर सतर्कता रखनी होगी। दूसरी बात आती है कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में भी बहुत सारी चिंताएं हैं। जैसे कीवी है, सेब है, शहद है, इन क्षेत्रों में सहयोग से भारतीय कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड के कुछ उत्पादकों को यह आशंका है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से वैश्विक कृषि बाजारों में भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी। तो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण में थोड़ा वो चिंताग्रस्त है। चीन के प्रति दृष्टिकोण में भी थोड़ा अंतर है। न्यूजीलैंड के कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी लगभग 30% है, जो चीनी बाजार पर उसकी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्भरता को स्पष्ट करती है। और दोनों देशों के बीच चीन संबंधी रणनीतिक दृष्टिकोण, इसलिए अंतर स्पष्ट है। यहां एक बात और ध्यान लेने की बात है कि न्यूजीलैंड की यह निर्भरता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ा सकती है, जबकि भारत का लक्ष्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को संतुलित करने का है। सामरिक और वैचारिक मतभेद भी हैं कुछ क्षेत्रों में। न्यूजीलैंड की फाइव आइज अलायंस में सदस्यता है और मानव अधिकार एवं शासन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उसका दृष्टिकोण कई बार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता केंद्रित विदेश नीति के विरुद्ध दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में गहन सुरक्षा सहयोग के विस्तार के लिए दोनों देश आशंकित रहेंगे। दोनों देशों के बीच में ये चिंताएं रहेंगी। अगर हम बात करें परराष्ट्रीय उग्रवाद के संबंध में चिंताएं, तो भारत ने न्यूजीलैंड की भूमि से संचालित अलगाववादी गतिविधियों को लेकर के अपनी चिंताएं हमेशा व्यक्त की हैं। न्यूजीलैंड में जो उनके कानून हैं उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अलग स्थिति का है। उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत में अलगाववाद प्रेरित करने की स्थितियों को लेकर के आशंकाएं हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। साथ में भारत की भौगोलिक दूरी के कारण से परिवहन लागत भी बढ़ सकता है। श्रम गतिशीलता संबंधी भी चुनौतियां हैं। भारत कुशल पेशेवर के लिए अधिक रोजगार के अवसर तलाशना चाहता है और बेहतर बाजार तक पहुंच की अपेक्षा करता है, जबकि दूसरी ओर न्यूजीलैंड अपनी आप्रवासन नीतियों में परिवर्तन कर रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रवासी भारतीयों की गतिशीलता को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, जो ये अभी हमने समझौते किए हैं, इन समझौतों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर के हमें काम करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया है।
तो ये एक अच्छा रणनीतिक साझेदारी है और एक अच्छा रोड मैप है जो समयबद्ध तरीके से लागू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसा करने के लिए हम कुछ सजेशन भी दे सकते हैं अपने आंसर में कि कैसे ये संभव है। तो ध्यान देना चाहिए हमें कि भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 रोड मैप, इसको साकार करने के लिए हमें कुछ उपाय सुझाने होंगे अपने आंसर में जब हम उत्तर लिखेंगे या कोई भी डिस्कशन होगा हमारा। तो सबसे पहले हमें विवाद समाधान का संस्थाकरण करने की आवश्यकता है। मतलब दोनों देशों को क्षेत्रीय कार्य समूहों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि विवादों का समाधान तेजी से बढ़ सके। इसके बाद डेयरी सेक्टर में भी हमें स्पष्टता लाने की जरूरत है ताकि भारत के सहकारिता आधारित डेयरी क्षेत्र को प्रभावित किए बिना आपसी सहयोगों को विकसित किया जा सके। वायु सेवा समझौते का उन्नयन करने की जरूरत है। आप देखिए कि भौगोलिक दूरी को कम करने और जो हमने टारगेट रखा है 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर का, उसके व्यापार लक्ष्य को अगर हमें तेजी से आगे बढ़ाना है तो इसके लिए प्रत्यक्ष उड़ान मार्गों का संचालन करना होगा ताकि उच्चतम कार्यकारी स्तर पर प्राथमिकता के साथ हम अपने व्यापार को सुनिश्चित कर सकें। इसके बाद प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए भी संयुक्त पहुंच बढ़ाने में हमें मदद मिल सके, इस तरीके के कुछ काम करने होंगे। विशेषकर आपदाओं की स्थिति में, जैसे कि प्रशांत द्वीपीय देशों में सुनामी पूर्व तैयारी पर हमें काम करना होगा, सुनामी प्री प्रिपेयर्डनेस पर, तटीय प्रत्यास्थता पर भी ध्यान देना होगा, कोस्टल रेजिलियंस पर, आपदा प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इन सबको सुदृढ़ करने के लिए दोनों देश अपने अपने संगठनों को, अपनी अपनी संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करें। जैसे भारत एनडीएमए को और मजबूत करे, न्यूजीलैंड अपने एनईएमए को मजबूत करें। इसके बाद जो सामूहिक स्तर पर हैं जैसे कि सीडीआरआई है, इन सब पर सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और भी बहुत सारे ऐसे कोऑपरेशन हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक कूटनीति और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रोड मैप टू 2030 दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। तो ये एक यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा के तौर पर हुई है। ये सारे वक्तव्यों और सारी स्थितियों के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की, आप इसको सुने, देखें, और अगर आपके पास कोई आशंका है, कोई प्रश्न है आपका, तो आप दें। आप अगर मुझे बताएंगे तो मुझे और ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ाने का एक हौसला मिलेगा। आप कमेंट करके बताएं मुझे कि और किन किन टॉपिक्स पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं चर्चा करूं उन पर। तो ये एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन विद न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको दिया हुआ है एक कोऑपरेशन पहले ही बना करके, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैं इंडोनेशिया की यात्रा हुई है प्रधानमंत्री की, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इंडोनेशिया के साथ में हमारे किस तरीके के रिलेशन डेवलप हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।